अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 8 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इस बात का एहसास होने के बाद कि गुजरात यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा के साथ भगवा अनासिर की मारपीट का मामला बैनुल-अक़वामी नौइयत का है। अहमदाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ 2 और आज मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बाकायदा बयान जारी करके यकीन दहानी कराई है कि खातियों को बख्शा नहीं जाएगा, मगर शरपसंदी का शिकार हुए गैर मुल्की तलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़िश्ता रात जाए वारदात पर बरवक्त पहुँचे जाने के बावजूद पुलिस ने खुद ही मुलज़िमीन को फ़रार होने का मौका दिया। गैर मुल्की तलबा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम की वैन और पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में उन अफराद को यूनिवर्सिटी हॉस्टल के ए ब्लॉक से निकल कर जाते हुए देखा गया कि जो हॉस्टल में घुसकर हमला करने के मुलजिम हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में गैर मुल्की तलबा को यह कहते हुए भी सुना गया है कि पुलिस हमलावरों को भागने का मौका दे रही है। यह वीडियो उसी वक्त वायरल भी हो गया था, मगर पुलिस अब तक तमाम मुलजिमीन की शिनाख्त नहीं कर सकी है। इस बीच ए ब्लॉक में मुकीम मुस्लिम गैर मुल्की तलबा ने बताया कि वाक़े के बाद नमाज तरावी नहीं हो सकी। तलबा का दावा है कि वो इंतज़ामिया से इजाज़त लेकर तरावी की बाजमात नमाज का एहतमाम कर रहे थे। नाज़रीन, पुलिस के रवैये पर आपके क्या ख्यालात हैं? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में एसबीआई की फिर उस वक्त शामत आ गई जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुल्क के सबसे बड़े बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की सख्त डांट के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम तो कर दी, मगर उन पर मौजूदा वो नंबर छुपा लिया जिससे यह मालूम हो सकता था कि किस बॉन्ड से किस पार्टी को चंदा मिला है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात आया तो एसबीआई ने बहाना तराशी की कोशिश की, मगर इसकी एक नहीं चली। कोर्ट ने सख्ती का मुजाहरा करते हुए मरकजी बैंक को इलेक्ट्रल बॉन्ड से मुतालिक हर तरह की मालूमात 21 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को फराहम कर देने का हुक्म जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने स्टेट बैंक को हिदायत दी कि वो जुमेरात 21 मार्च को ही शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन में हुक्म की मुकम्मिल तामील का हलफनामा दाखिल कर दें और हलफनामा बताए कि इसने कुछ भी नहीं छुपाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इन दावों के बीच के इस बार एनडीए 400 से ज़्यादा पार्लिमानी सीटें जीतेगी। मारूफ अदाकार प्रकाश राज ने मोदी या बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि जिन्होंने 440 फ्रॉड का काम किया है वहीं 400 सीटों की बात कर रहे हैं। वो चिकमनगढ़ के प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि जमहूरियत में कोई एक पार्टी 400 या इससे ज़्यादा सीटें जीत सके। आप कोई सीट तभी जीत सकते हैं जब अवाम आपको वो सीट दे रही हो। कोई भी सियासी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि वो आगे आकर सीटें जीत सकती है। इसे इसका घमंड ही कहा जाएगा। इनके पास जिस तरह का आना आ चुका है कि हम ही हैं, मोदी है तो सब मुमकिन है। क्या इस बार अवाम इन्हें हरा कर दिखाएगी या फिर अवाम बेबस है? नाज़रीन, आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के दबंग लीडरों में शुमार होने वाले साबिक़ काबीना वज़ीर मोहम्मद आज़म खान की परेशानियों में कमी के बजाय मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 महीने में इन्हें दूसरी बार सज़ा सुनाई है। इन्हें ज़बरदस्ती घर में घुसने और तोड़फोड़ करने के 2019 के एक केस में अदालत ने 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इससे कबल 9 अक्टूबर 2023 को अब्दुल्ला आज़म के 2 पैदाइश सर्टिफिकेट के मामले में इन्हें 7 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की भी सज़ा सुनाई गई थी। फिलहाल इसी सज़ा को वो सीतापुर जेल में काट रहे हैं। डोंगरपुर बस्ती के रहने वाले एहतशाम ने 2019 में थानागंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आज़म खान की शय पर नगर पालिका के साबिक़ चेयरमैन अजहर अहमद खान ने रिटायर्ड सीओ आल हुसैन खान, ठेकेदार बरकत अली, जिब्रान फरमान और उमेंद्र चौहान ने ज़बरदस्ती मकान में घुसकर मारपीट की, घर में रखा सामान लूट लिया और बाद में घर पर बुलडोज़र चला दिया। सरकारी वकील ने मुलजिमीन के खिलाफ अदालत में 14 गवाह पेश किए जिन्होंने वाक़े की तस्दीक की। इस पर सेशन कोर्ट ने आज़म खान को दफ़ा 452 के तहत 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। इसके साथ ही मुख्तलिफ दफ़ात में अलग अलग सज़ाएँ और जुर्मानों का हुक्म सुनाया गया। पूरे हिंदुस्तानियों के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का व्हाट्सएप पैगाम गैर मुल्कियों को भी पहुंच रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन, इमारतियों, बरतानवी और पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ मुल्कों के अफराद एक हिंदुस्तानी नंबर से अपने स्मार्टफोन्स पर मौसूल व्हाट्सएप पैगाम देखकर हैरान रह गए। इस पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख़त के साथ हिंदुस्तानी हुकूमत की स्कीमों और इक़दामात के बारे में राय और तजावीज़ मांगी गई।
खलीज टाइम्स के मुताबिक आम इंतखाबात के ऐलान के मौके पर जारी करदा खत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुशहाल हिंदुस्तान की तामीर के अज़्म को पूरा करने में ख़यालात, तजावीज़ात और हिमायत हासिल करने की अहमियत का इजहार किया है, जबकि कुछ वसूल कुनंदगान ने गैर मनक़ूला पैगाम को खुशगवार तौर पर हैरानकुन पाया, जबकि गैर हिंदुस्तानी इस पैगाम के बारे में सोचते और सर खुजाते रह गए। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी अस्मा ज़ैन ने इस पैगाम को भेजे जाने पर हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे आधी रात को पैगाम मिला, इसने मुझे हैरान कर दिया। मोदी को मुमकिन तौर पर मुझसे किस किस्म की तजावीज़ की ज़रूरत हो सकती है, और इससे भी अहम बात, क्या मैं इन्हें तजावीज़ दूँ। एक और पाकिस्तानी फहद सिद्दीकी ने अपने इत्तसालात नंबर पर पैगाम मौसूल होने के बाद इन्हीं जज्बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह सब बहुत अजीब हो रहा है। इसी तरह दुबई के एक बरतानवी बाशिंदे को भी, जो हाल ही में काम के लिए हिंदुस्तान आया था, इसे भी यही पैगाम मिला। इब्तदाई तौर पर उन्होंने सोचा कि यह इसकी कारोबारी मसरूफियात से मुतालिक है। एक हिंदुस्तानी कहा है कि हमारे नंबर इनके पास कहाँ से पहुँचे। मज़ीद बराह मुतअद्दिद इमारतियों ने खतूत मौसूल होने की इत्तला दी। नाज़रीन, क्या आपके पास भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का व्हाट्सएप पैगाम मौसूल हुआ है? अगर हुआ है तो आप मोदी जी को क्या तजावीज़ पेश की है? अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। मुस्लिम मुफक्किर व पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में दौरान नमाज तलबा पर शरपसंदों के हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि शरपसंदों के इस अमल ने दुनिया में हिंदुस्तान की छवि को भी ख़राब करने का काम किया। प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने मजीद कहा कि हुकूमत को शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इनकी हिम्मत इस कदर बढ़ गई है कि वो मुल्क के मुसलमानों से मुख्तलिफ तरीके से नफरत के इजहार के बाद अब गैर मुल्की मेहमानों पर भी हमलावर हो गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब हॉस्टल में इंतज़ामिया ने ही नमाज पढ़ने की इजाज़त दी, तो इसके बाद शरपसंदों को हॉस्टल में घुसकर दौरान नमाज तलबा पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? इन शरपसंदों को हॉस्टल में घुसने से रोका क्यों नहीं गया? उन्होंने कहा कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में हमारे मुल्क के तलबा भी ज़ेर तालीम हैं। अगर हमने गैर मुल्की तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया तो दूसरे ममालिक में अपने तलबा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में भी नाकाम रहेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ रहे तलबा पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए मुफ्ती कासिम रज़ा अकरमी ने कहा है कि हिंदुस्तान जो मुख्तलिफ मज़ाहिब व अक़ायद का खूबसूरत गहवारा था, और जहाँ आला इंसानी व अखलाक़ी इक़दार व मजहबी हम आहंगी और बाहमी एतमाद का माहौल सदियों से कायम था, आज मजहबी मुनाफरत और शिद्दत पसंदी का अहम मरकज़ बन चुका है, और मजहब की आड़ में इंसानियत के साथ साथ हिंदुस्तान के सेकुलर आइन को भी पामाल किया जा रहा है। मुफ्ती कासिम ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी में रमज़ान के मुबारक महीने में नमाज पढ़ रहे मुस्लिम तलबा पर हमला किया जाना एक शदीद अलमिया है, लेकिन हिंदुस्तान की फ़िरका परस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को कसूरवार करार देने की कोशिश किए जाने से वाज़ेह होता है कि अब हिंदुस्तान मुकम्मल तरीके से हिंदुत्व की जकड़ में आ चुका है, और इख्तिदार के भूखे बरसर इख्तिदार लीडर हिंदू नौजवानों को मजहब और इख्तिदार के नशे का इतना ज़्यादा जहर पिला चुके हैं कि अब गली गली मजहबी मुनाफरत का नंगा नाच होने तय है। कहा कि बरसर इख्तिदार पार्टी इख्तिदार के हुसूल के लिए बेताब है और मजहबी मुनाफरत और शिद्दत पसंदी को इख्तिदार के हुसूल के ज़रिए बनाने की आदी हो चुकी है। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल वो मुकम्मल तरीके से मुल्क के हिंदुओं के वोट का पोलराइजेशन कर देना चाहती है, जिसके लिए वो पार्लिमानी इलेक्शन से कबल शहरियत तरमीमी कानून लाई, लेकिन हिंदुस्तानी अक्सरियत तबके की समझदारी और मुस्लिम तबके की मसलिहत में इस खामोशी की वजह से माहौल में कशीदगी पैदा ना हो सकी। लिहाजा वो नमाज पढ़े जाने को मुनाफरत फैलाने का जरिया बना रही है, जिसमें गोदी मीडिया या मुस्लिम दुश्मनी की वजह से इसके मंसूबों को परवान चढ़ा रही है। लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के फौरन बाद गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सुंदरराजन ने तेलंगाना के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तमिलनाडु की सियासत में सरगर्म रोल अदा करने वाली डॉक्टर टी सुंदरराजन तौक़े है कि लोकसभा इंतखाबात में तमिलनाडु के किसी हल्के से बीजेपी के टिकट पर मुकाबला करेंगी। तेलंगाना की गवर्नर के इस्तीफा ने तेलंगाना और तमिलनाडु के सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी। राजभवन की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि डॉक्टर टी सुंदरराजन ने फौरी असर के साथ गवर्नर तेलंगाना और लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी के ओहदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा रवाना किया। डॉक्टर सुंदरराजन ने पीर की शाम चेन्नई रवाना हो गई। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के मौके पर डॉक्टर टी सुंदरराजन ने इस्तीफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए राजभवन में क़याम किया था। बताया जा रहा है कि गवर्नर सुंदरराजन ने वज़ीर-ए-आज़म को तमिलनाडु की सियासत से वापसी के फैसले से वाकिफ़ कराया और नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी।
डॉक्टर सोंदराराजन के इस्तीफे के बाद आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नजीर को तेलंगाना की जायज जिम्मेदारी दी गई है। बीआरएस के अरकान असेंबली ने आज तेलंगाना स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार से मुलाकात करते हुए पार्टी तब्दील करते हुए बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले रुकन असेंबली डी नागेंद्र की असेंबली रुकनीत मनसूख कर देने का मुतालबा करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की। बीआरएस के अरकान असेंबली के वफ्द में बी कौशिक रेड्डी, के वेंकटेश, एम गोपाल, बंदारो लक्ष्मण रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। हाजरे के असेंबली हल्के खैरताबाद की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के रुकन असेंबली डी नागेंद्र ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी के अलावा दूसरे कांग्रेस कायदीन की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली है। स्पीकर असेंबली को याददाश्त पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए पी कौशिक रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के टिकट पर कामयाबी हासिल करने वाले नागेंद्र ने पार्टी से गद्दारी की है और सियासी वफादारी तब्दील करते हुए बीआरएस के सरबराह केसीआर को धोखा दिया है, जिस पर पार्टी ने स्पीकर असेंबली से मुलाकात करते हुए इनकी असेंबली रुकनीत मनसूख करने की नुमाइंदगी की है। स्पीकर असेंबली ने तहरीरी याददाश्त का जायजा लेने के बाद कार्रवाई करने का तयख्खुन दिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने कहा है कि रियासत में इंतखाबात के लिए मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने इंतखाबात के सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम इंतखाबात के साथ साथ कंटोनमेंट असेंबली हल्के का ज़मनी इंतखाब भी होगा, क्योंकि इस हल्के की नुमाइंदगी करने वाली बीआरएस की नंदिता की गुज़श्ता माह सड़क हादसे में मौत हो गई थी। विकास राज ने बताया कि तेलंगाना में राय दहिंदों की तादाद 3,30,88,000 है, जिनमें से मर्द 1,64,10,227 और ख़वातीन 1,65,87,134 शामिल हैं। तीसरी जिन्स के राय दहिंदों की तादाद 2,727 है। 18 साल से 19 साल के राय दहिंदों की तादाद 8,67,717 है। रियासत भर में 19,356 जुमला पोलिंग स्टेशनों की तादाद है। इनमें शहरी इलाकों में 5,866 और दही इलाकों में 13,470 शामिल हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने मुतला किया है कि लोकसभा इंतखाबात के एक हिस्से के तौर पर सियासी जमातों की जानिब से मुनज़्ज़म किए जाने वाले रोड शो की इजाज़त सिर्फ तातीलात के दौरान दी जाएगी, जिसका इतलाक हैदराबाद के साथ दूसरे बड़े टाउन्स पर होगा। मीडिया से बात करते हुए विकास राज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हुजूम वाले मुकामात, मार्केट, दवाखानों, स्कूल्स और दूसरे तालीमी इदारों के करीब भारी ट्रैफिक के पेश नज़र रोड शोज़ की इजाज़त नहीं देगा। अगर तातील के दिन भी रोड शो की इजाज़त दी जाती है तो ऐसी सूरत में सड़क का निसफ हिस्सा ट्रैफिक के लिए खाली छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने इंकशाफ किया कि शिकायत और फील्ड सतह पर तनक़ी के बाद फहरिस्त राय दहिंदगान से तकरीबन 8 लाख नाम हज़फ किए गए हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क में फुस्ताई ताकतों की जानिब से नमाजियों पर हमलों के वाक़यात में इजाफे की सख्त मजम्मत की और मरकजी व रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो इस तरह के वाक़यात में खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली पुलिस के मुलाजमीन की जानिब से सड़क पर नमाजियों को लाते मारने के वाक़े ने न सिर्फ मुल्क भर के बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों और तमाम अमन पसंदों को झंझोड़ कर रख दिया था कि गुजरात यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रात के वक्त तरावी पढ़ने वाले बैरूनी तलबा को मारपीट का वाक़या पेश आया। इस वाक़े ने भी दिल और दिमाग को मजरू कर दिया है। इबादत में मसरूफ़ लोग किसी के लिए क्या ख़तरा बन सकते हैं। ये एक तरह के डर और फूबिया में मुब्तला अफराद की कार्रवाई है। फ़िरक़ा परस्त फुस्ताई ताकतों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि इन्हें कानून शिकनी का इसलिए डर नहीं है क्योंकि इन्हें पोशीदा तौर पर सरकारी पुष्पनाही हासिल है। अगर इस तरह के वाक़यात को नहीं रोका गया तो मुस्तक़बिल में हालात मज़ीद बिगड़ने का अंदेशा हो सकता है। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम, सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम, मौलाना जमालुर रहमान मिफ्ताही, कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, ज़ियाउद्दीन नैयर, मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार और दीगर ज़िम्मेदारान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात के शेड्यूल का भी ऐलान हो गया है। ऐसे में फ़िरक़ा परस्त ताकतें इसके वाक़यात का सियासी फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमतें ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करने सख्त कार्रवाई करें और ऐसा पैगाम जारी करें कि खातियों को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के साबिक सदर RS प्रवीण कुमार ने सदर भारत राष्ट्र समिति व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। KCR ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए प्रवीण कुमार को पार्टी में शामिल कर लिया। बादशाह मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए साबिक BSP लीडर ने वाज़ेह किया कि वो सिर्फ अवामी खिदमत के लिए ही BRS में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो इंतहाई खुश हैं कि इन्हें तेलंगाना तहरीक के लीडर और BRS के बानी चंद्रशेखर राव के साथ काम करने का मौका मिला।
उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना को आज़ाद करवाया, जिसे कई सालों से कुचल कर रख दिया गया था। बहुजन समाज को भी कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हालांकि इख्तिदार पर नहीं है, लेकिन वो अवाम के दिलों में हैं। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान तेलंगाना में काफ़ी तरक्की देखी गई। इस दौरान बीआरएस ज़राए ने बताया कि पार्टी सरबराह केसीआर ने आरएस प्रवीण कुमार को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर करने का फैसला किया है। दिल्ली आबकारी पॉलिसी स्कैम की तहकीकात कर रहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पाया कि बीआरएस लीडर के कविता फ़ायदा हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी के सरकर्दा कायदीन बशमूल चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल और इनके उस वक्त के नायब मनीष सिसोदिया के साथ साजिश की। ये भी इंकशाफ किया गया कि इस स्कैम में ताहाल 128 करोड़ रुपए के असासेजात का पता चला है और इन्हें कर्क कर लिया गया। बीआरएस सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता की गिरफ्तारी के बाद ये इंकशाफात सामने आए। रुकन कौंसल बीआरएस को इस केस में हैदराबाद में 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें खुसूसी अदालत ने 23 मार्च तक ईडी की तहवील में दे दिया है। एजेंसी के एक अहदेदार ने कहा कि 15 मार्च को हैदराबाद में कविता की रिहायशगाह की भी तलाशी ली गई। तलाशी कार्रवाइयों के दौरान कविता के रिश्तेदारों और साथियों ने ईडी के अहदेदारों के सरकारी फ़राइज़ में मुदाखलत की। ईडी ने जो तहकीकात की है, इसमें ताहाल ये इंकशाफ आया कि कविता ने दूसरों बशमूल आम आदमी पार्टी के नामुर कायदीन बशमूल चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साजिश की ताकि दिल्ली आबकारी पॉलिसी को वज़ा और इस पर अमलावरी करने में फ़ायदा हासिल किया जा सके। ईडी के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि इन फ़ायदों के जवाब में वो आम आदमी पार्टी के कायदीन को 100 करोड़ रुपए की अदायगी में मुलविस हुई और करप्शन के अलावा दिल्ली आबकारी पॉलिसी 2021-22 को वज़ा करने के साथ इस पर अमलावरी में साजिश के जरिए गैर कानूनी फंड्स का लेन देन हुआ। इनमें होलसेलर्स के जरिए रिश्वत भी हासिल की गई।